नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में मार्केट कैसे रहने वाली है। लेकिन उससे पहले पिछला जो साल था 2023, उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों का अच्छा गया होगा। मार्केट बहुत बुलिश रही है उस ईयर में। हालांकि अगर आप ईयर टू डेट निफ्टी के रिटर्न्स देखेंगे तो मुझे लगता है 17% के आसपास है। तो वो तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दिसंबर मंथ के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मार्केट ओवरऑल बुलिश रही है, और अगर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया होगा तो कहीं ना कहीं वो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्मेंस आपको उस पोर्टफोलियो ने जरूर दिया होगा। हाँ, बीच में ऐसा हो सकता है कि कोविड के बाद जो नए लोग आए थे मार्केट के अंदर 2021-2022 की गिरावट में, वो हो सकता है कि थोड़ा सा लाइक डर गए हों, पैनिक कर गए हों, और जिसकी वजह से उन्हें कुछ लॉस हुआ हो। बट उम्मीद करता हूं मैं कि 2023 में अगर आपने कुछ अर्न नहीं किया है तो लर्न तो किया ही होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है आपको। और वो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, और आगे 2024 में कोशिश करना होगा कि अगर कुछ गलतियां पहले हुई हैं, और गलतियां तो होंगी ही, अगर आप अर्निंग की भी है, आपने प्रॉफिट किया भी है, तो भी गलतियां तो कुछ ना कुछ हुई होंगी। कोशिश करना है कि वो गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। तो अब 2024 में मार्केट कैसा हो सकता है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। तो बहुत सारी चीजों की बात करेंगे यहाँ पे, निफ्टी की बात करेंगे, यूएस स्टॉक्स की बात करेंगे, क्रिप्टो की भी बात करेंगे, कुछ और सेक्टर्स की भी बात करेंगे। और बीच में, अभी इस बीच जब हम यूट्यूब पर नहीं थे तो एक न्यूज आई थी सेबी कि सेबी जो है वो चाहती है कि जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका ब्रोकर से कोई टाई अप ना हो। तो कहीं ना कहीं कुछ नए नए रेगुलेशंस, नए नए रूल्स आ रहे हैं। और अभी देखना होगा कि सेबी क्या गाइडलाइंस बनाती है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कि क्या चीजें करना सही है, क्या चीजें करना सही नहीं है। जहां तक मेरा अनुमान है वो ये है कि सभी बस ये चाहती है कि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन ना हो। मैनिपुलेशन छोटे स्टॉक्स में भी होता है, बड़े स्टॉक्स में भी हो सकता है। अब लेकिन बड़े स्टॉक में मैनिपुलेशन एक बहुत बड़े लेवल पर होता है शायद। जैसे आपने अदानी ग्रुप का ही रिसेंटली सुना अभी। अदानी पे जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट बनाई और उसके बाद उस स्टॉक को, वो भी तो स्टॉक मैनिपुलेशन ही था एक तरीके से। तो बड़े स्टॉक्स में भी हो सकता है, बड़े स्टॉक्स भी उससे अछूते नहीं है। तो अब देखना ही होगा कि क्या क्राइटेरिया सेबी डिसाइड करती है, किन चीजों पर बोलना अलाउड है, किन चीजों पर बोलना अलाउड नहीं है। लेकिन तब तक के लिए मुझे ये लगता है कि ऐसे सेगमेंट्स जो कि या तो सेबी के अंडर आते नहीं है, जैसे कि यूएस स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो, उन पर बोलना सही है हमारे लिए। और ऐसी चीजें जिन पे ट्रेड नहीं हो सकता, यानी इंडेक्स इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेड हो सकता है, नो डाउट। लेकिन इंडेक्स में स्पॉट लेवल पे कोई ट्रेड नहीं हो सकता। तो अगर मैं कहता हूँ कि निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लेकिन अगर मैं कोई टाइमलाइन उस पर निर्धारित नहीं करता हूँ, तो वो ट्रेड एफएनओ का नहीं बनता है। फिर वो ट्रेड बनता है स्पॉट का। स्पॉट में कोई ट्रेड हो नहीं सकता। दूसरी चीज, निफ्टी से रिलेटेड नो डाउट कुछ म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कुछ ईटीएफ्स हो सकते हैं, बट अभी तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई केस हमारे सामने आया है जहां पर एक म्यूचुअल फंड को मैनिपुलेट किया गया हो, या फिर किसी ईटीएफ को मैनिपुलेट किया गया हो। क्योंकि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं होता है। तो वहां पे पंप एंड डंप और ये सब चीजें करने के लिए आपको बहुत सारे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक कुछ फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं, तब तक सही यही है कि हम कुछ इंडेक्स पर ही बात करें। इंडिया के केस में, सिर्फ इंडियन मार्केट के केस में, हम अपने एनालिसिस को लिमिटेड रखें इंडेक्स तक। और उसके बाद यूएस मार्केट में तो हम स्टॉक्स पर भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पे, और देखते हैं हम लोग कि निफ्टी 50 क्या लगता है कैसा। सबसे पहले इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं। देखो, मंथली चार्ट पे एक चीज आपको बहुत सिंपली समझनी है कि निफ्टी 50 यहाँ पर 2021 से 22, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है अपने आप को। बहुत लोगों को लग रहा है कि 2020 की जो मूव थी कोविड के बाद, कोविड के बाद भी नहीं, कोविड के दौरान ये मूव शुरू हुई है। यहाँ पर कोविड के दो केसेस थे जब मार्केट ने अपना बॉटम बनाया। और ऑलरेडी जब कोविड के केसेस बढ़ रहे थे तब मार्केट ऑलरेडी अपने हाई के बहुत आसपास आ गई थी, 10,000 के लेवल पे मुझे लगता है आ गई थी। तो यहाँ पे अप्रैल 2020 से मार्केट ने चलना शुरू किया है, करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज भी करेक्शन है ये। क्योंकि 18,500 के भाव से मार्केट आया है 15,400 पे। एक करेक्शन वो हुआ है, दूसरा टाइम वाइज करेक्शन भी मार्केट ने अपना कंप्लीट किया है। फ्लैग पैटर्न आपको बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, मंथली चार्ट का फ्लैग पैटर्न है। तो अब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट, ये चीजें भी हो चुकी हैं, और रीटेस्ट भी सक्सेसफुल हुआ है। तो रीटेस्ट में इसने इस सपोर्ट लेवल को, डिमांड जोन को तोड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहना यही पड़ेगा कि निफ्टी
कि बुलिश रन रुकने वाली नहीं है 2024 में। एटलीस्ट चार्ट के बेसिस पर तो ऐसा ही लग रहा है कि 2024 में भी ये रन कंटिन्यू रहने वाली है। और अपर साइड में आपको 25,000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अब ये इसमें कोई टाइम नहीं है कि ये 2024 में मिलेगा या 25 में मिलेगा। बिकॉज ये जो हमारे चार्ट्स हैं ये हमें एक टारगेट जरूर बता देते हैं, लेकिन जब आप उस टारगेट पे एक टाइम बांधना चाहते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस चीज को बोल पाना। तो मुझे लगता है कि निफ्टी की रन अभी कंटिन्यू है, और बाकी अब क्या पैटर्न आगे बनता है वो भी देखने वाली बात है। क्या पता कि यहीं पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाए, तो जो नहीं बना है उस पर कोई बात नहीं कर सकता मैं। ठीक है, मुझे जो चार्ट पे दिख रहा है मैं आपको वो बता सकता हूँ। तो अभी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एक फ्लैट पैटर्न बन चुका है और ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो चुका है, तो निफ्टी कंटिन्यू है, बुलिश है बिल्कुल यहाँ पर। हाँ, इसको बाई कहाँ करना है, देखो, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, जो कि होना चाहिए, अगर अगर है तो उसको होल्ड करना है, फिर उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको वेट करना है। एक बार आपको 18,800 ये जो जोन है, हो सकता है कि यहाँ का एक रीटेस्ट आपको देखने को मिल जाए। और रीजन इस रीटेस्ट का ये है कि माइक्रो कैप इंडेक्स जो है उसका एक रीटेस्ट बचा है। तो अगर माइक्रो कैप इंडेक्स नीचे आता है और लार्ज कैप भी उसी के प्रपोर्शन में नीचे आता है, तो निफ्टी 18,800 पे आपको, अभी माइक्रो कैप पे भी चलेंगे लेकिन पहले निफ्टी समझ लेते हैं। निफ्टी आपको 18,800 के भाव के आसपास अगर मिलता है तो, क्योंकि देखो रीटेस्ट इसका हो चुका है तो हो सकता है यहाँ ना आए, लेकिन लूंगा मैं इसको तभी, मैं ऐड इसको तभी करूंगा अगर ये यहाँ पे आता है। तो अगर नहीं आता है तो जो आपका एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके, जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें बने रहिए, उससे बिल्कुल यहाँ पे निकलने की जरूरत नहीं है। तो सेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर नीचे आता है 18,800 के आसपास तो वहां पे बाई करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। निफ्टी में अपर साइड में आप 25-26 हजार का टारगेट आराम से देख सकते हैं। और इस टारगेट को अगर थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पे जानना चाहें तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। तो जैसे हमारा ये ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, उसके बाद यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आया है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा नहीं आपको दिखाएगा, लेकिन मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। तो इसके हिसाब से भी जैसा मैं कह रहा था, 26,180 का टारगेट है इसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट, और दूसरा है 32,990। ठीक है, तो इस एक्सटेंशन के हिसाब से तो इसको आप यूज कर सकते हो जनरली जानने के लिए कि मार्केट अगली जो बुल रन है उसमें कहाँ तक जा सकता है। तो एक अच्छा टूल है नो डाउट, लेकिन काम उसी में करता है जो कि ट्रेंडिंग है। साइडवेज मार्केट में मत लगाना इसको। तो काम तभी करता है जब एक ट्रेंड के बाद रिट्रेसमेंट होता है और फिर जो है उस ट्रेंड का हाई ब्रेक होता है या लो 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 ब्रेक होता है, तो भी मतलब लो ब्रेक होता है तो आप नीचे का टारगेट वहां पे ढूंढोगे जनरली। चलो, पहली चीज तो हो गई निफ्टी 50 की बात। अब इंडिया के अंदर सबसे पहले हम कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो अच्छे लग रहे हैं। देखो, पहला तो मैं उस सेक्टर की बात करता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो सेक्टर है निफ्टी पीएसयू बैंक। देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर काफी अच्छा हो सकता है, नो डाउट एक टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, कुछ क्विक मोमेंटम की बात करें, तो इस सेक्टर में दिक्कत यह है कि यहाँ पे एक डबल टॉप आ रहा है और ये डबल टॉप के ऊपर सीधा निकल गया है। ऐसे इस वे में मुझे नहीं लगता कि जाएगा ऊपर, थोड़ा नीचे आना चाहिए, कम से कम 5,000 के भाव तक आए, रिटेस्ट करे एक बार, या फिर यहाँ से भी थोड़ा नीचे आ जाए, 4300 के भाव तक आए और उसके बाद जाके ऊपर को ब्रेक करे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा यहाँ पे सिनेरियो बनने वाला है। फिर मैं वापस इसमें देखूंगा। लेकिन पीएसयू बैंक में मेरी जो पोजीशन थी पहले, मतलब पीएसयू बैंक ईटीएफ्स में, उनको मैं एग्जिट जरूर कर रहा हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये जो इंडेक्स है ये डबल टॉप है, तो बिल्कुल नीचे नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे नीचे है, क्योंकि जब हम ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स पे बुलिश हैं तो किसी सेक्टर पे हम बेरिश नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि डबल टॉप है तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा बेरिश हो जाए, और उसके बाद कुल मिला के वो क्या होगा कि आपका टाइम का लॉस होगा। वहां पे हो सकता है कि पैसे का लॉस ना हो सकता है यहाँ पे आप बाई कर लो तो उसका कोई लॉस ना हो, लेकिन मान लो 6 महीने इंडेक्स यहीं पे खड़ा रह गया तो, और दूसरा इंडेक्स भाग गया तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब दूसरा इंडेक्स जो मुझे लगता है भाग सकता है वो कौन सा से इंडेक्स है, देखो, थोड़ा सा ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन हो सकता है ये, कोई मुझे कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर भी कह सकता है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है निफ्टी रियलिटी, इस पे कोई ईटीएफ नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। तो इस इंडेक्स को बाई करने का बस एक तरीका है, वो ये है कि आप देखिए कि इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या होल्डिंग्स हैं। ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 8 से 10 कुछ स्टॉक्स हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, और वो स्टॉक्स भी कुछ ऐसे हैं, मतलब मुझे लगता है सिर्फ 4 ऐसे हैं जिनका 50% से ज्यादा एलोकेशन है इसके अंदर। तो बट लोअर लेवल से आप देखोगे एक फ्लैग पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और साइडवेज ट्रेंड में बहुत टाइम से ये फंसा हुआ था और साइडवेज ट्रेंड से निकलने की कोशिश कर रहा है।
एक टर्न अराउंड यहाँ पे हो सकता है निफ्टी रियलिटी का। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि गिरा इस तरीके से है कि कोई रेजिस्टेंस बनाया ही नहीं है। सॉरी, गिरा इस तरीके से है कि किसी सपोर्ट को ओबे ही नहीं किया है। तो ऊपर भी जब जाएगा तो कोई रेजिस्टेंस को ओबे नहीं करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, चलो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको कोविड में क्या हुआ था। कोविड में निफ्टी 50 अपना देखो, गिरा इस तरीके से था कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट था ही नहीं, किसी सपोर्ट को माना ही नहीं। ये सपोर्ट था, नहीं माना, ये सपोर्ट था, नहीं माना। तो जब बढ़ा भी तो भी किसी रेजिस्टेंस को नहीं माना, सीधे बढ़ता गया। चलो, पहली चीज तो ये हो गई कि निफ्टी रियलिटी। तो निफ्टी रियलिटी के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं ये आप बहुत इजीली देख सकते हो। फिर बता दो, इस पे कोई म्यूचुअल फंड, कोई ईटीएफ नहीं है। और रीजन भी आप समझ लो क्यों नहीं है भाई। कोई म्यूचुअल फंड तभी होना चाहेगा अगर उसका जो फंड है उसका 5 ईयर या 10 ईयर का जो CAGR है वो लगभग मार्केट के रिटर्न के आसपास आए। अब इस ये जो फंड है यहाँ पे अगर कहीं लॉन्च भी होता, मान लो 2010 वर्ष में, 2015 में भी, तो इसका कुछ कैगर नहीं है। हाँ, नो डाउट, अगर किसी फंड ने यहाँ पे इस जगह लॉन्च कर दिया होता तो मजा आ गई होती। लेकिन अब म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है, और इवन अगर मेरा खुद का भी एक म्यूचुअल फंड हाउस होता तो भी मैं निफ्टी रियलिटी का एक फंड लॉन्च नहीं करता। रीजन ये है कि ये तो एक शॉर्ट टर्म थीम है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मान लो अगर मैं सोच रहा हूँ कि चलो यहाँ पे भी फंड लॉन्च कर देता हूँ, ये तो 1800 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जैसा हमने बात की। रेजिस्टेंस फिर यही लाइफ टाइम हाई का बनेगा जब है ही नहीं तो। लेकिन अब 1800 पे जाएगा, उसके बाद क्या, मैं म्यूचुअल फंड बंद कैसे करूंगा अगर मैंने लॉन्च कर दिया एक बार तो ये दिक्कत है। तो इसलिए फंड हाउस जनरली कोशिश करते हैं जो अच्छे सेक्टर्स हैं उनमें लॉन्च करने के अपने प्रोडक्ट्स को। तो अगर आपके पास पैसा है, आप इस इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सकते हो। अगेन देख लेना एक बार, क्योंकि ज्यादा स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर है नहीं। मुझे लगता है कुछ टॉप 4 स्टॉक्स हैं जो 50% से भी ज्यादा आपको वो दे देंगे, क्या कहते हैं, एक्सपोजर दे देंगे इस इंडेक्स का। तो देख सकते हो एक बार। लेकिन अगर ये चीज नहीं करनी है तो देखो, एक इंडेक्स और है। मैं एक चीज आपको बताऊं, रिटर्न्स के केस में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है निफ्टी रियलिटी और निफ्टी ऑटो के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप निफ्टी रियलिटी नहीं ले सकते हो ड्यू टू एनी रीजन, देन आपको फिर निफ्टी ऑटो ही कंसिडर करना पड़ेगा। ऑटो इंडेक्स देखो अभी तो भाग रहा है। अब देखो यहाँ पे ये क्यों भाग रहा है भाई, ये देखो, ये वी शेप रिकवरी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका डबल टॉप बना था, फिर नीचे आया हल्का सा, उसके बाद ब्रेक किया। जैसा हम उसकी बात कर रहे थे पीएसयू बैंक की, पीएसयू बैंक में हम यही चाहते थे कि डबल टॉप बना है, थोड़ा सा नीचे आए, फिर ब्रेक करे, बहुत अच्छा केस है। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ। अब देखो निफ्टी ऑटो को अगर आपको लेना है, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ निफ्टी ऑटो को यहाँ मत लेना। निफ्टी ऑटो को वेट करना 12,000 आने का। ठीक है, वेट करना 12,000 आने का। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट अगर यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोगे तो फिर वो मोमेंटम शायद आपको ना मिले। मान लो अगर बीच में 12,000 आ गया तो फिर क्या करोगे, ऐड करोगे या पैनिक करके निकल जाओगे। तो वो आपको चीजें देखनी है। मेरे ख्याल से इसमें जो बाइंग लेवल है वो 12,000 का है निफ्टी ऑटो के अंदर। और निफ्टी रियलिटी को यहीं से ले सकते हो। तो निफ्टी रियलिटी के जो स्टॉक्स हैं उसको देख सकते हो, उसको यहीं से ले सकते हो। निफ्टी ऑटो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अब स्टॉक स्पेसिफिक तो बात हम कर नहीं सकते इंडिया के अंदर, तो चलते हैं सीधे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। देखो क्रिप्टो अभी थोड़ा सा बीच में, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना। किसी भी सेक्टर में जब बहुत ज्यादा पब्लिक घुस जाती है तो वो सेक्टर का हाल ऐसा होता है। अब क्रिप्टो में हुआ क्या था कि मार्च 2021 के आसपास बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे बड़े बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनका फाइनेंस से कोई रिलेशन भी नहीं है, वो क्रिप्टो बताने लग गए थे कि क्रिप्टो क्रिप्टो जो है, क्योंकि उन्हें जो चार्ट दिख रहा था ना, वो ये दिख रहा था, ये। और हम मार्च 2021 में आए थे। अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो पड़ी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च पेज पे जाके डॉज कॉइन नाम से सर्च करना। वहां पर बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस हमने बता रखी है उस वीडियो के अंदर। डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, बिटकॉइन सारे बताए हैं, इथेरियम नहीं बताया है उसमें। तो इथेरियम भी खैर बिटकॉइन को ही फॉलो करता है, बस थोड़ा सा ट्रेलिंग पीरियड है उसका। तो देखो ये चार्ट उन सबको दिख रहा था। तो इस चार्ट पे, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन आज नहीं बनाई है मैंने, ये लाइन मैंने मार्च 2021 में बना दी थी। और वो आपको उस वीडियो में दिख भी जाएगी। तो ये लाइनें मैंने मार्च 2021 में बना दी थी कि भाई देखो इस टाइप से स्टैंड का यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ है, और अब ये जो है ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, यहाँ पे मैंने सोचा था यहाँ पे। उसके बाद अगले महीने की कैंडल ऐसे बनी। हाँ, नो डाउट मैंने 56,000 के आसपास थोड़ा बहुत बाई किया था। बट उसमें जब मुझे लगभग हाई के आसपास मिला, 60-61 के आसपास, में वहां से निकल गया।
क्योंकि वो एनालिसिस तब नहीं की, तब तो ये था कि चलो एक नई एसेट क्लास का एक्सपोजर है, राइट। तो लेकिन फिर जब एनालिसिस की, जब समझ आया, तो उसमें फिर 4-5 हज़ार का जो जो भी लाइक डिफरेंस है हमारा प्राइस का, वो लेके हम निकल गए। और उसके बाद जब ये नीचे गिरा, ठीक है, जब ये नीचे गिरा और यहाँ तक ही गिरा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये रिवर्स होकर इसने लाइफ टाइम हाई बना दिया ना, तब मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा एनालिसिस शायद गलत हो गया, शायद हम लोग ये जो डिप है इसको मिस कर दिए। लेकिन नहीं, इसने यहाँ पे डबल टॉप दिखाया, और डबल टॉप में आप जनरली शॉर्ट नहीं करते हो, डबल टॉप में आप नेकलाइन के नीचे शॉर्ट करते हो, यानी यहाँ के नीचे 35,000 के नीचे शॉर्ट था 19,000 के टारगेट के लिए। और उसके बाद ये देखो जो हमने लाइन बनाई है ना दोस्तों, मार्च 2021 में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाला था कि बिटकॉइन को मैं 17 से 20 हज़ार के लेवल पे बाई करूंगा। और मैं आपको अगली वीडियो में उसको दिखा भी दूंगा उस प्रूफ को। और साथ ही साथ जो वीडियो में बता रहा हूँ आप उसमें जाके भी वो देख सकते हो प्रूफ। तो ये है, तो अब देखो बिटकॉइन जब यहाँ आ गया है, अब ये सारी कहानी बताने का क्या रीजन है? क्या इस कहानी को बताने का रीजन ये है कि आप मेरी वाहवाही करो? नहीं, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। रीजन ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नहीं, मेरे को असलियत में नहीं पता। अभी तक इंडस्ट्री में कोई ऐसा बहुत बड़ा यूज केस नहीं है। हाँ, नो डाउट, अगर आप बहुत अमीर हो और आपको बहुत ज्यादा पैसा इंटरनेशनली ट्रांसफर करना है, तो क्रिप्टो करेंसी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। देखो जैसा एक मैं चीज बोलना चाहूंगा, जो आई थिंक रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस कोट है, कि जो गोल्ड है वो भगवान का पैसा है, वो भगवान ने दिया है हम लोगों को। जो नोट है, जो करेंसी नोट है, वो सरकार का पैसा है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का पैसा है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, वो आम पब्लिक का पैसा है, आम जनता का पैसा है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो जब आप एक बहुत हाई एंड स्पेक्ट्रम में जाते हो, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और आप बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट का मूवमेंट करना चाहते हो अक्रॉस बैंक्स, तो बहुत बार डोमेस्टिक बैंक्स भी उस एक बड़ी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में टाइम लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। या फिर आप बहुत ज्यादा पैसा एकदम से विड्रॉ करना चाहो बैंक अकाउंट से, तो ऐसा एटीएम में जाके नहीं हो पाएगा। देखो हर कार्ड पे कुछ लिमिट होती है पैसा विड्रॉ करने की, ठीक है। तो वो जो पैसा है, कहीं ना कहीं वो पैसा आपका होते हुए भी ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा लिक्विडिटी उसकी बहुत हाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो अगर कोई इंटरनेशनली पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, आपको पता है कि एलआरएस के अंदर भी कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। और एलआर मतलब ये तो हमारी कंट्री की बात हो गई, बट और कंट्रीज में भी कुछ ऐसे रूल्स होंगे। अगर आप किसी अपने बैंक को बोलते हो कि मुझे इस फॉरेन कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना है इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के अंदर, तो तुरंत ट्रांसफर नहीं होने वाला। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी जगह है जहां पे वो चीज असलियत में तुरंत हो सकती है। बस यही एक यूज लगता है मुझे क्रिप्टो का एज अ करेंसी। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे इनफैक्ट अभी समझ नहीं आती, और ना ही किसी को अभी समझ आ रही हैं। ये फैक्ट है, हो सकता है कुछ लोग आपसे आके बताएं कि ये बर्न हो रहा है, ये साइकिल चल रहा है, ये हार्विंग हो रहा है, ये सारे फेजेस हो रहे हैं, इस नेटवर्क पे ये चीज लॉन्च हो गई है, वो सारी चीजें। लेकिन अभी भी एक क्लैरिटी, एक इंडस्ट्री लेवल पे वो क्लैरिटी फंडामेंटल लेवल पे लोगों को नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि जब वो क्लैरिटी होगी, तब शायद बिटकॉइन का प्राइस ऐसा हो जाएगा कि फिर लेने की हिम्मत नहीं होगी। अभी इसका प्राइस ऐसा है कि 1 BHK फ्लैट के बराबर है बिटकॉइन, 43,000 यूएसडीटी पर। तो कहने का मकसद क्या है कि ये ऊपर क्यों जाएगा, इसका मेरे पास कोई फंडामेंटल लॉजिक तो नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं मार्च 2021 में मार्केट में जब आया था, तब मैंने सोचा था कि बिटकॉइन को बाई करूंगा जब $20,000 पे आएगा। $20,000 पे आकर अब जब ये दिखा रहा है कि नहीं, मुझ में दम है, 20,000 से ये लगभग डबल हो गया है। अगर आज की डेट में मैं इसको बाई नहीं करता हूँ, अगर मेरे पोर्टफोलियो में बिटकॉइन नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैंने एक एनालिसिस की थी आज से 2 साल पहले, ठीक है, लगभग अब तो 3 साल होने वाले हैं, लगभग मार्च में 3 साल हो जाएंगे। बट मैंने एक एनालिसिस की थी, मेरी उस एनालिसिस के बेसिस पर चीज तो सही हुई, सिनेरियो तो सही बना, बट मैंने फिर भी आउट ऑफ फेयर उस चीज को ट्रेड नहीं किया। तो इसलिए ताकि मुझे बुरा ना लगे, यहाँ पे कुछ पैसे अगर मेरे डूबते हैं तो मैं डूब जाने दूंगा, लेकिन मैं जरूर यहाँ पे एक्सपोजर लेने वाला हूँ बिटकॉइन का। और अगर बिटकॉइन का एक्सपोजर लेने वाला हूँ, तो फिर इथेरियम का भी लेने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पे भी इथेरियम थोड़ा सा बेटर रह सकता है बिटकॉइन से, लेकिन बिना बिटकॉइन लिए इथेरियम मत लेना। बस रीजन क्या है कि इथेरियम उतना ऊपर नहीं गया है जितना बिटकॉइन ऊपर गया है अभी। और इथेरियम अपने लाइफ हाई से बहुत नीचे है अभी, लगभग आधे से भी कम है अपने लाइफ टाइम हाई से। जबकि बिटकॉइन उस रास्ते पे काफी अच्छा चल गया है यार। बिटकॉइन मुझे लगता है 60
9,000 का लाइफ टाइम हाई था, एग्जैक्ट 69,000 का लाइफ टाइम हाई मुझे यहाँ दिख रहा है। 43 पर हम अभी हैं, जबकि इथेरियम आधे से भी कम है। तो बिटकॉइन में फिर भी एलोकेशन मेरा थोड़ा सा ज्यादा है, इथेरियम में भी है, लेकिन बिटकॉइन से थोड़ा कम है। और उसके अलावा और कुछ कॉइन्स भी हैं, जैसे कि बाइनेंस कॉइन है, ना चाहते हुए भी डॉज कॉइन भी लिया गया है। और कौन सा है, हाँ, कार्डानो है। और एक्सआरपी नहीं है, एक्सआरपी को हटा दिया है। तो अगर आप जानना चाहोगे तो अगली वीडियो एक मैं डिटेल बना दूंगा कि क्या पोर्टफोलियो है, कौन से कॉइन्स हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 10 कॉइन्स के आसपास है। तो अगर देखना चाहोगे, कमेंट आएंगे वीडियो पे तो जरूर बनाएंगे उस चीज को भी। तो चलो देखते हैं आगे। बिटकॉइन की बात हो गई, तो अब हम इंडेक्स की बात कर चुके हैं। निफ्टी में हम निफ्टी में कुछ सेक्टर की बात कर चुके हैं कि हमें निफ्टी रियलिटी अच्छा लग रहा है, ऑटो अच्छा लग रहा है, और पीएसयू बैंक से निकलने की कोशिश है यहाँ पे। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की, तो एक वही चीज बचती है जिस पे बात करना रह गया है। तो चलो यूएस स्टॉक्स के अंदर देखो, सबसे पहले तो यूएस के अंदर बात करते हैं। ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें क्या? देखो, ब्रॉडर इंडेक्स की चलो बात कर लेते हैं, S&P 500 की। वैसे मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो कर लेते हैं एक बार। ब्रॉडर लेवल पे इसको देख लेते हैं। भाई देखो, इंडेक्स का डबल टॉप लग रहा है। ठीक है, ब्रॉडर इंडेक्स का डबल टॉप लग रहा है, तो ये यहाँ से इसी वे में ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा तो नीचे आएगा। ये 4,600, 4,697 पर है। ये तो हो सकता है कि एक बार आपको 4,500 के भाव पे मिल जाए, तो अच्छा रहेगा वहां पे। S&P को यहाँ पे तो नहीं बाय करना चाहिए, यहाँ पर तो एकदम डबल टॉप है। और आप लगातार देखते आ रहे हो कि जितने भी चार्ट्स में डबल टॉप बन रहा है, वो कहीं ना कहीं वो चार्ट्स वीक हो रहे हैं। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको कि डबल टॉप जो एक टेक्निकल पैटर्न है, उसको सिर्फ डबल टॉप बना है इस वजह से शॉर्ट नहीं करते हैं। उसको शॉर्ट करते हैं नेकलाइन के नीचे, उसको शॉर्ट करते हैं जैसे हम लोग डबल बॉटम पे बाई करते हैं। तो डबल बॉटम सिर्फ डबल बॉटम बना है इसलिए बाई नहीं करते हो। वो जब रिवर्स करता है, जब आपको दिखता है कि नेकलाइन के ऊपर ब्रेक हो रहा है, तब बाई करते हो। तो मंथली चार्ट पे जनरली मैं शॉर्ट तो नहीं करने वाला है S&P को, है ना। मतलब हम तो यार माइकल बरी नहीं है कि 2008 की क्राइसिस पकड़ लें। तो मंथली चार्ट पे 3500 के नीचे ब्रेक करेगा, तब जाके डबल टॉप एक्टिव होगा। लेकिन इतनी औकात जरूर है इस डबल टॉप की कि यहाँ से मार्केट को एकदम इसी वे में ऊपर नहीं जाने दे। तो S&P का तो ब्रॉडर लेवल पे यह हाल है, और यही हाल कहीं ना कहीं नास्डैक का भी है। तो अगर नास्डैक की बात करते हैं, तो नास्डैक में भी आपको एग्जैक्ट सेम चीज दिख रही है, एग्जैक्ट सेम चीज। तो यूएसए में एक चीज हम तो यहाँ पे क्लियरली समझ गए कि सारे के सारे जो इंडेक्स हैं, नास्डैक है, S&P है, डबल टॉप बना है, लाइफ टाइम हाई के आसपास बना है। तो यहाँ से इस पे में तो ऊपर नहीं जाना चाहिए चार्ट के अनुसार। अब फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो, मुझे लगता है कि यूएस में आप जो निवेश करना चाह रहे हो उसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। और अगर आपने नीचे ले लिया है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने इस टाइम पे बाई किया है, मुझे लगता है मैंने एक वीडियो बनाई थी क्या, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि मैंने बनाई थी या शायद नहीं भी बनाई थी। रुको मैं देखता हूँ एक बार मैंने कब बनाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अक्टूबर के आसपास एक वीडियो बनाई है। हाँ, मैंने आज से 1 साल पहले एक वीडियो बनाई है, और उसमें नैस्डैक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो चलो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ फिर। ये वाली, तो ये हमने एक वीडियो बनाई थी आज से 1 साल पहले। और इस वीडियो में मुझे बस अपलोड डेट देख लेते हैं, तो उससे समझ आ जाएगा कि नैस्डैक किस लेवल पर रहा है। अच्छा, इस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो 11 नवंबर की वीडियो है, और यहाँ पर नैस्डैक हमारा नवंबर 2022 में यहाँ पे रहा है। यार, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? एकदम एग्जैक्ट बॉटम पे आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखते भी नहीं हो। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे नहीं लिया है ना अगर आपने, तो यहाँ पे अभी मत लेना। ठीक है, वेट कर लेना, थोड़ा नीचे आ जाए, 15,000 600 700 के भाव में आपको मिल जाए। ठीक है, तब लेना। अभी यहाँ पे एकदम से मत लेना नैस्डैक को। हाँ, कुछ ईटीएफ्स की मैं बात करना चाहूंगा। पहला जो ईटीएफ है वो है XLK। ये टेक्नोलॉजी ईटीएफ है। इस ईटीएफ के अंदर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि नैस्डैक से बेटर
थोड़ा सा हो सकता है ETF, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आपको ज्यादा ऑफर करता है। अभी ये 184 पे है, बट ये इसका भी रीटेस्ट बचा है, तो इसने ब्रेकआउट तो कर लिया है लेकिन रीटेस्ट इसने नहीं किया है, तो हो सकता है कि इसका 178 से 180 का जो प्राइस पॉइंट है, इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिले। बहुत नीचे तो नहीं है यहाँ से, तो कोई यहाँ पे भी लेना चाहे ले सकता है, बट 178 180 का भाव इसमें सही रहेगा इस पर्टिकुलर ETF के अंदर। और देख लेना इसकी होल्डिंग्स भी, अगर आपको देखनी हो तो मुझे लगता है कि अच्छा है। टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर है, इंडेक्स फंड है, ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है, तो वहां पे भी आपको एक सेफ्टी मिल जाती है कि कोई फंड मैनेजर का रिस्क आपको रहता नहीं है। एक मैं थोड़ा सा नया ETF आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टॉक की बात कर लेता हूँ। स्टॉक का नाम है थर्मो फिशर साइंटिफिक। हो सकता है इसका आपने इस कंपनी का पर्टिकुलर नाम ना सुना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी अमेजोन टेस्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी कंपनी है यार। मंथली चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ और देख सकते हो आप क्या क्या किस तरीके के इसने रिटर्न दिए हैं। तो कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, और S&P की कंपनी है ये, S&P 500 की। अब इस कंपनी में मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, पहले मुझे आपको कुछ और चार्ट दिखाने पड़ेंगे। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ अमेजोन का। अमेजोन लगभग मतलब हाई से बहुत दूर नहीं है, मतलब ठीक है। वो हाई इसका है 188, ये चल रहा है 145। और एक्चुअली यहाँ पे बात करना चाहिए कि लो के ऊपर है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ला का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तो टेस्ला भी अपने लो से अच्छा खासा आ गया है ऊपर। तो इसका लो था लगभग यहाँ पे 103 का, ये 237 है चल रहा है अभी। तो टेस्ला को भी यहाँ पे लिया जा सकता है क्या, एक बार देखते हैं यार। 415 जा सकता है टेस्ला। टेस्ला को एक बार ना ब्रेकआउट करने देंगे इस रीजन पे, मतलब $300 के ऊपर निकलने देंगे टेस्ला को। पता नहीं इसमें, अभी देखते हैं कि मोमेंटम आएगा या साइडवेज रहेगा। तो टेस्ला पे मैं वीडियो बना दूंगा बाद में, अगर कभी मोमेंटम में आएगा तो। बट यहाँ पे मैं चलता हूँ मेटा पे। मेटा मेटा लगभग हाई के आसपास है। गूगल, ये भी लगभग हाई के आसपास है। देखो ये सारे जो स्टॉक है ना अच्छे अच्छे, वो सब निकल गए हैं ऊपर, तो मुझे लगता है TMO अभी तक गया नहीं है, इसको भी जाना चाहिए। $531 का भाव इसका चल रहा है। इसका टारगेट आपका बनेगा यही हाई का, यानी 670 के आसपास। ठीक है, 670 का टारगेट बनेगा, मुझे लगता है अच्छा खासा टारगेट है, इसको बहुत जल्दी ही डन कर जाएगा, इसी साल के अंदर डन हो सकता है। तो अच्छा टारगेट है यहाँ पे TMO का, और मुझे लगता है इस स्टॉक को मैंने पर्टिकुलरली परचेज किया हुआ है। बाकी में मैं वेट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं टेस्ला को ऐड करूँ। अगर करूंगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लास्ट बात करते हैं। एक्चुअली लास्ट क्यों बात करनी है अभी तो, हाँ अभी मुझे तीन चीजों की बात करनी है। तो सबसे पहले चीज जो है वो है ब्लॉक। ब्लॉक क्या है दोस्तों? अब देखो, क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है उसमें ज्यादातर बात क्या हो रही थी कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आई है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसपे क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है, बट ब्लॉकचेन को बिना क्रिप्टो करेंसी के भी यूज किया जा सकता है। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो ब्लॉकचेन को बिना क्रिप्टो करेंसी के यूज कर रही हैं? वेल, हो सकता है कि वो बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो शायद इतनी ज्यादा पॉपुलर ना हो। मुझे पता है कि इंडिया में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं और अमेरिका में भी कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बट क्योंकि वो अभी नेसेंट स्टेज में है तो उनमें वॉलिटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। और अभी ब्लॉकचेन क्योंकि पूरी तरीके से तो अलग नहीं हुई है क्रिप्टो से, अभी भी अगर किसी कंपनी को ब्लॉकचेन का नेटवर्क यूज करना है तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन का यूज वहां पे आ ही जाता है, उस नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी। तो ये जो मार्केट है, राइट, ये जो ETF है ब्लॉक, ये ETF ऐसी ही कंपनीज को ट्रैक करता है। ये एक एक्टिवली मैनेज फंड है जो कि इन कंपनीज को परचेज करता है। कहीं ना कहीं इस ETF की अभी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है बिटकॉइन की परफॉर्मेंस से। जैसे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट यहाँ पे ऊपर गई थी मार्च 2021, याद होगा आपको, तो यही चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्च 2021 तक। उसके बाद ये नीचे आया और अब ये यहाँ आ गया है। दोस्तों, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी पे बुलिश हूँ तो उसी हिसाब से मैं ब्लॉक पर भी बुलिश हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि ब्लॉक एक अच्छा ETF है, और अभी हमें इसको टाइम देना पड़ेगा। नो डाउट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स इससे दूर रह सकते हैं, बट देखो, ब्लॉक ETF और क्रिप्टो करेंसी दोनों को लेने का क्या मतलब है? देखो, दोनों को लेने का मतलब यह है कि हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के कोई फंडामेंटल्स नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए कि लोगों को ब्लॉकचेन का एक अच्छा यूज मिल जाए। एक कुछ अच्छे यूज केसेस ऑलरेडी हैं ब्लॉकचेन के। अगर आप किसी डेटा को स्टोर करना चाहते हो, बहुत अच्छा है, राइट। तो मुझे लगता है कोविड वैक्सीनेशन का डेटा स्टोर हुआ था ब्लॉकचेन पर, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये इंडिया के चीज अंदर ही ये चीज हुई थी। तो अगेन, एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है,
कुछ लोग क्लीन एनर्जी पे बात करते हैं, कुछ लोग वाटर पे बात करते हैं, वाटर का जो ड्रेनेज ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, क्लीनिंग सिस्टम होता है, ऐसी कंपनीज। तो ये कुछ ऐसी थीम्स हैं जो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। इंडिया के अंदर जो बातें चल रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की चल रही है, और शायद पावर सेक्टर की चल रही है, बहुत सारी बातें रीन्यूएबल एनर्जी की बातें चल रही हैं। उसी के अंदर एक टेक्नोलॉजी ये भी है, ब्लॉकचेन उसी के अंदर है, राइट। ब्लॉकचेन एक डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी हो सकती है जो कहीं ना कहीं एक कुछ नया रेवोल्यूशन ला सकती है, एक चांस है ऐसा होने का। तो अगर वो चीज होती है तो ये ईटीएफ अच्छा करने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि यार क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा ना करे, हो सकता है, लेकिन इसके अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छा कर सकती है बिना क्रिप्टो के भी। तो ये एक ऐसा ईटीएफ है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगेन, थोड़ा सा रिस्की ईटीएफ है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, अगर ये आपके व्यूज से मैच करता है, तो इस ईटीएफ को जरूर कंसिडर करिए। अब एक मैं ईटीएफ दे रहा हूं आप लोगों को अपनी तरफ से, ये है SPHQ है टिकर, इन्वेस्को S&P 500 क्वालिटी ईटीएफ। ये ईटीएफ दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे है, तो इसको फिर से, इसको अभी नहीं लेना है। जब नैस्डैक नीचे है, S&P नीचे है, तब इसको लेना है। जैसा नैस्डैक S&P के लेवल्स बता दिए हैं, तब इसको लेना है इस ईटीएफ को। और क्वालिटी एक फैक्टर होता है, और इस फैक्टर पे मैं एक अलग वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो देखता हूँ मुझे वो वीडियो मिलती है या नहीं। और क्योंकि इसको हमने खोल लिया है, तो हम उस वीडियो की भी बात कर देते हैं जिसको हम रेफर कर रहे थे पहले। तो इस वीडियो में पहले मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की बात कर, जहाँ पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट पोस्ट किया था। दोस्तों, बिटकॉइन में एक भी मंथली रेड कैंडल नहीं थी जिस समय पे, आज से 2 साल पहले हमने बोला था कि बिटकॉइन $20,000 आएगा तो ही मैं खरीदूंगा। क्या मैंने ये बोला था कि बिटकॉइन 20,000 आएगा? नहीं। बट मैंने ये जरूर बोला था कि 20,000 आएगा तो मैं खरीदूंगा। मैं उस चीज का वेट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया। और हाँ, एक चीज मैं और आपको दिखाता हूँ। अ, आज से 2 साल पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है। आज से 2 साल पहले जब पूरी मार्केट में लोग आपको बता रहे थे कि क्यों जो है, कैसे बिटकॉइन आप बाई कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं, हम आपको बता रहे थे कि बिटकॉइन को शॉर्ट कैसे करना है। यहाँ पे हमने बाइनेंस के लेवरेज ईटीएफ्स के बारे में बताया है आपको, कि ये ईटीएफ्स वर्क किस तरीके से करते हैं और बिटकॉइन को आप शॉर्ट कैसे करते हो। आज से 2 साल पहले हम इन चीजों की बात कर रहे थे, बिटकॉइन को बाय करने की नहीं। लेकिन आज जब हम बिटकॉइन को बाय करने की बात कर रहे हैं तो कोई बाय नहीं करना चाहता है। ठीक है। तो होता है ये सब चीजें। जैसे आज से 2 साल पहले आप देखो, हमने फैंग ईटीएफ की बात की है। एनवाईसी फैंग देखना चाहते हो कहाँ पे? एनवाईसी फैंग दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है वो ईटीएफ। आज से 2 साल पहले हमने लगभग बात की थी इसकी। कहाँ चल रहा है ये? सारी फैंग कंपनीज। ठीक है, तो लॉन्च ही ये लगभग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लॉन्च ही हुआ है ये 748 के भाव में। 70 पे चल रहा है ये आज। तो इतनी बुरी, जब हम बात कर रहे हैं, ये फैंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो फैंग का एक्रोनिम जो है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक ने तो अपना नाम बदल लिया है, साथ ही साथ ट्विटर ने भी अपना नाम बदल लिया है। लेकिन ठीक है, अच्छा एक और, हाँ, गूगल भी अल्फाबेट है। ठीक है, तो सब लोग अपना नाम बदल रहे हैं। लेकिन फैंग का एक्रोनिम वैसा ही है। तो अब इसके अंदर जहां पे हम रिसेशन की बात कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन है, नए कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, इवन अच्छे जो कॉलेज है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको प्लेसमेंट मिल रहा है उनकी ज्वाइनिंग जो है वो नहीं हो रही है, कभी कभी ज्वाइनिंग लेट हो जा रही है, ज्वाइनिंग होने के बाद उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। जहां पे ऐसे मार्केट सिनेरियो, वहां पे आपको इस ईटीएफ ने देखो क्या रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि इस ईटीएफ ने सिर्फ नंबर वन कंपनीज में निवेश किया है, अपने सेक्टर की नंबर वन कंपनीज। तो चलो अब आगे बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पे लाया क्यों था यार? हाँ, मैं आपको, हाँ, क्वालिटी के बारे में बताना। ठीक है, तो देखते हैं, फैक्टर से सर्च करते हैं तो आता है क्या? देखो, यहाँ पे हमने एक वीडियो बना रखी है 2 साल पहले, क्वालिटी इन्वेस्टिंग वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। सारे फैक्टर्स को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। तो फैक्टर्स को समझना, पहले क्वालिटी फैक्टर है क्या उसको समझना, और अगर समझ में आए तो ये जो ईटीएफ है SPHQ, इस ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हो। अगेन देखो, बहुत ज्यादा नीचे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ ये आने की। 53 पे चल रहा है, 52 दिख रहा है मेरे को सपोर्ट, तो बिल्कुल यहाँ पे लिया जा सकता है इस ईटीएफ को। दो चीजों की बात हो गई, लास्ट तीन मैंने बोली थी। तीसरी और फाइनल चीज है, S&P के अंदर, नास्डैक के अंदर जो मैं चीज देख पा रहा हूँ अभी तक, वो ये है कि जो ये रैली है बॉटम से, इस रैली को बहुत ज्यादा स्टॉक्स ने मतलब साथ दिया नहीं है अभी, S&P का। तो S&P के अंदर ये कैंडल चार्ट से ये कैसे हो गया?
एस एन पी के अंदर ये जो रैली है ना, इस रैली को बहुत ज्यादा टेक हैवी वेट जो स्टॉक्स है ना वही ले, हैवी वेट वो स्टॉक्स यानी जो मेगा कैप स्टॉक्स है, लार्ज कैप से भी एक कदम ऊपर है वो स्टॉक्स। यूएसए के लिए भी वो स्टॉक्स को लार्ज कैप नहीं मेगा कैप कहा जाता है। उन स्टॉक्स का नाम है दोस्तों एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, एनवीडिया, गूगल, मेटा। गूगल के अंदर दो हैं, तो गूगल क्लास बी क्लास सी है। बर्कशायर हैथवे के अंदर भी है, तो BRKB करके जो एक टिकर है वो रहेगा, यानी क्लास बी बर्कशायर हैथवे का। उसी के साथ टेस्ला। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं स्टॉक्स के अंदर जो रैली है वही एस&पी को ऊपर घसीट के ले गई है। ब्रॉडर मार्केट में वो रैली दिख नहीं रही है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा आपसे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब इंडिया में अगर आप देखते हो तो इंडिया में माइक्रो कैप भी भाग रहा है। दिखाता हूँ माइक्रो कैप कैसा भाग रहा है, देख के हालत खराब हो जाएगी आपकी, ऐसा माइक्रो कैप भाग रहा है। माइक्रो कैप यानी इंडिया की वो कंपनीज जो कि टॉप 500 से लेके 750 के बीच की रैंक पे आती हैं, वो कंपनीज। देखो माइक्रो कैप को, ये है माइक्रो कैप इंडेक्स अपना। ठीक है, ये अपना माइक्रो कैप इंडेक्स है। बाई कहाँ करना है इसको, अगर इसको कोई बाई करना चाहता है बिल्कुल यहाँ पे मत घुसना, आपको 16,900 पे कंफर्म मिलने वाला है ये। मतलब कंफर्म का मतलब अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म का मतलब ये नहीं कि मैं ही मार्केट को गिरा दूंगा। तो 16,900 पे आपको मिल सकता है माइक्रो कैप इंडेक्स। नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो इतना गंदा भागा है लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रीन कैंडल्स हैं, और एक जो रेड कैंडल है वो नाम मात्र की रेड कैंडल है, उसमें कुछ भी ये गिरा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे क्लोजिंग है 16,194, यहाँ पे क्लोजिंग है 167, कितना 30 पॉइंट गिर गया, बहुत बढ़िया। 30 भी नहीं, 27 पॉइंट गिर गया, बहुत बढ़िया। 16,000 के इंडेक्स के लिए नहीं, 16,910 एक बार आना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं क्या है 16,910। डेली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो डेली चार्ट पे 16,910 एक रेजिस्टेंस था जहां से माइक्रो कैप गिरा था हमारा 2022-23 में। तो मुझे लगता है कि जब ब्रेकआउट किया है तो ये एक बार नीचे आएगा, एक बार रिटेस्ट यहाँ पे करेगा। बीच में आया था लेकिन बिना रिटेस्ट करे भाग गया, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। एक बार नीचे आएगा वहां पर अच्छी इसमें एंट्री मिलेगी। लेकिन इंडिया में हो क्या रहा है, माइक्रो कैप भी भाग रहे हैं, स्मॉल कैप भी भाग रहे हैं, मिड कैप भी भाग रहे हैं, लार्ज कैप भी भाग रहे हैं। देखो ये एक इंडेक्स है ना जिसको लार्ज कैप ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंडेक्स के अंदर कंपनीज ही 500 to 750 है। ठीक है, जब आप निफ्टी 750 इंडेक्स को देखते हो, निफ्टी 500 को देखते हो, तो उसके अंदर लार्ज वाली कंपनीज का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा रहता है। जैसे आप S&P 500 को देख रहे हो, तो S&P 500 का मतलब क्या है, S&P 500 में जो टॉप 10 कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज हैं, वो भी तो है, वो भी 500 के अंदर है। तो मैं कहता हूं ना कि अगर आपको सही में जानना है कि ब्रॉडर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, तो आपको बिना लार्ज कैप वाले इंडेक्स को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप S&P मिड कैप को देखो क्या कर रहा है। S&P लार्ज कैप, लार्ज कैप को मत देखो, S&P मिड कैप को देखो, S&P स्मॉल कैप को देखो। ठीक है, रसल 2000 को मत देखो क्योंकि उसमें भी टॉप कंपनीज है। इन दोनों इंडेक्स को देखो जिसमें है ही नहीं है लार्ज कैप्स, उनकी हालत देखो कितनी बुरी है। तो तब आपको पता चलेगा। तो ये जो रैली है ना पूरी यूएस के अंदर, एक्चुअली जो रिसेशन रिसेशन है ना वो है यही कि बड़ी कंपनीज में नहीं है। ठीक है, टेक हैवी वेट्स में नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो हैवी वेट कंपनीज नहीं है उनके अलावा बाकी कंपनीज थोड़ा सा यहाँ पे दबाव जरूर महसूस कर रही हैं। बट मुझे लगता है कि ये रैली ना एक ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छी कंपनीज भागती रहे और छोटी कंपनीज ना भागे। या तो अच्छी कंपनीज रुकेंगी या फिर छोटी कंपनीज भी चलना शुरू करेंगी। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि छोटी कंपनीज भी ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगी। तो अब रिसेशन कब खत्म होगा यार, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं बस चार्ट के बेसिस पे आपको बता सकता हूँ। तो फाइनली ये रही आज की वीडियो। बहुत हमने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपसे शेयर किया है, एक हाई लेवल ओवरव्यू शेयर किया है कि 2024 में मार्केट कैसे रहने वाली है। निफ्टी में मैं बिल्कुल निफ्टी को नीचे नहीं देख रहा, मुझे लगता है 2024 में ऊपर ही जाएगा। हाँ, जो आपको लेवल बताए हैं चार्ट के बेसिस पे वो लेवल सही लेवल रहेंगे बाई करने के लिए, 18,800 निफ्टी का लेवल। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।